नमस्कार बहनों, भाइयों, साथियों, प्यारे बच्चों। मैं डॉक्टर सुमनवीर सिंह आपका ज्ञान सागर में स्वागत करता हूं। और हमारी जो यात्रा है वो विषय चला हुआ है भारत के संविधान से आपका परिचय। और इस यात्रा में हमारा जो पड़ाव है वो है आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके हमने क्लोज 3 तक हमने समझा दिए थे। वैसे तो सारा आर्टिकल मैं समझा चुका, लेकिन केसेस के आधार पे मैं क्लोज 3 बता चुका था कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। अब बात आती है जो इसमें क्लोज 4 जोड़ा गया था, जो संविधान के प्रथम संशोधन 1951 के अनुसार जोड़ा गया था, जिसके मैंने 2 आधार बताए थे। एक तो स्टेट ऑफ मैसूर जो का केस था, वो स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस था, जिसमें चंपाकमदोरई के मामले में जो वहाँ की जो सरकार ने एक उलझा हुआ सा नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें जाति के आधार पे अलग अलग जातियों के आधार से में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए रिजर्वेशन कर दी, सीट रिजर्व कर दी, जिसमें जो वहाँ की ब्राह्मण जाति थी उनके लिए तो एडमिशन होना ही मुश्किल हो गया, क्योंकि उनके लिए इक्का दुक्का सीट बची। और उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा अंक लेने के बावजूद भी एडमिशन नहीं हो पाते थे। इसके लिए उन्होंने चैलेंज करा और भारत के सर्वोच्च न्यायालय तक केस गया। वहाँ की हाई कोर्ट ने भी इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सरकार पहुँची और सरकार का ये जो अधिनियम था वो असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। दूसरा, उसी दौरान जमीन का मामला आया और हरिजनों के लिए, हरिजन बस्ती बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण की गई और उनके वहाँ पे जो प्लॉट बंदी हुई उसको जाति के आधार पर विभेद के कारण असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो इस प्रकार ऐसी बातों से केंद्र सरकार ने संविधान में संशोधन करने के लिए, निर्णय के परिणामों को बदलने के लिए संविधान में संशोधन किया। अब वो जो न्यायालय जो बात कह रहे थे उस बात को वो सही तरीके से समझते और जो बाबा साहब ने जो बातें कही थी उनका वो अर्थ ही नहीं समझ पाए कि भाई समाज में, देश में जो जाति के आधार से जो अलगाववाद फैलाना चाह रहे हैं वो किसी भी हद में ठीक नहीं है और आज स्थिति विकट हो चुकी है। इसी का परिणाम है जो संविधान में लीगली रूप से जो है अलगाववाद कर दिया और इसके लिए संविधान में प्रथम संशोधन किया गया। अब इसके आधार पे आगे केसेस बने और ऐसे ही चलते रहे। तो 2 केसेस जो हैं, इंदिरा साहनी जिसको मंडल केस के नाम से भी जानते हैं और बालाजी बनाम स्टेट ऑफ मैसूर, ये 2 इम्पोर्टेंट केसेज हैं। और आगे आते चले गए तो हम बालाजी वाले केस पे हम बात करते हैं। बालाजी बनाम स्टेट ऑफ मैसूर राज्य, ये 1963 का केस है। बिल्कुल ऐसा ही चित्रलेखा बनाम मैसूर राज्य 1964 और राजेंद्रन बनाम पी सागर 1968, पी राजेंद्रन, ये सभी मैसूर राज्य के केस थे। इस मामले में अनुच्छेद 15(4) के अधीन मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश हेतु पिछड़े वर्गों के स्थानों का आरक्षण किया था, जो इस प्रकार था: पिछड़े वर्गों के लिए 28%, अधिक पिछड़ों के लिए 22%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए 18%। इस प्रकार कुल मिलाकर 68% उपरोक्त स्थानों के लिए आरक्षित कर दिए गए। कुछ योग्यतम प्रत्यार्थियों ने उक्त राजाज्ञा का विधि मान्यता को चुनौती दी, क्योंकि उनके अनुसार कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों के जो प्रत्याशी थे वो सबते ही प्रवेश मिल जाता था, जबकि अधिकतम अंक लाने के पश्चात भी राजाज्ञा के कारण उन्हें प्रवेश नहीं मिल पाता था। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि पिछड़े और अधिक पिछड़े
वर्गों के बीच में उपवर्गीकरण अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत न्यायोचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 4 सामाजिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से पिछड़ेपन की परिकल्पना करता है, न कि सामाजिक व केवल आर्थिक। कोई विशेष वर्ग पिछड़ा है या नहीं, इसके निर्धारण करने के लिए व्यक्तियों को जाति की कसौटी नहीं हो सकती। गरीबी, पेशा, निवास स्थान आदि बातों पर भी विचार किया जाना चाहिए। प्रस्तुत राज आज्ञा में किसी भी पिछड़ेपन का निर्धारण करने के लिए केवल जाति को ही आधार बनाया गया। मैसूर राज्य द्वारा अपनाए गए तरीकों के फलस्वरूप पिछड़े वर्गों की जो सूची थी उनमें सभी जातियों और समुदायों को सम्मिलित किया गया था, जिनसे विद्यार्थियों की संख्या और प्रति औसत सरकारी जो है प्रति 1000 सरकारी औसत से कुछ ऊपर या उससे लगभग था। इस व्यवस्था का मुख्य दोष यह था कि इसके अंतर्गत पिछड़े वर्गों की सूची की संख्या 90% जनसंख्या हो गई थी। और इससे भी विचित्र बात यह थी कि 68% स्थान पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित कर दिए गए थे आउट ऑफ 90% जनसंख्या को। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस प्रकार राज्य की जनसंख्या के अधिकतम भाग को पिछड़े वर्ग में शामिल करना न्यायोचित नहीं है, और न ही 15(4) का ये तो सरासर अतिक्रमण है, तो अत्याचार है। जो संविधान में संशोधन करते इसका मतलब आप मखौल उड़ा रहे हो उसका। शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए 68% स्थान आरक्षित करना संविधान के साथ कपट करने के समान है, और अनुच्छेद 15(4) पिछड़ों के लिए केवल विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति देता है, किंतु उसके लिए अनन्य रूप से प्रावधान करने की शक्ति नहीं देता। राज्य द्वारा पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए उत्साह में समाज में शेष वर्गों के उन्नति की उपेक्षा करना न्यायोचित नहीं है। यदि योग्य को कुशल विद्यार्थियों को उच्चतम शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाने से वंचित किया जाएगा तो राष्ट्र हित के लिए ही क्षति है। न्यायालय ने यह कहा कि इस प्रकार के विशेष प्रावधान राज्य की कुल जनसंख्या के 50% से अधिक नहीं होने चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने अपना फैसला सुनाया। अब इससे खलबली मच गई। जो भी झंडा थामे हुए थे, दलितों का चश्मा लगाए हुए फिर रहे थे, उनमें खलबली मच गई और सरकार में बेचैनी हो गई। और इसके बाद में 1993 में ये मंडल कमीशन जो है हो गया, और आरक्षण के नाम पे जो देश में हाहाकार मच गई, और ये मामला 68 से तब तक ऐसे चलता रहा। उसके बाद में इंदिरा साहनी का केस आया, जिसको मंडल कमीशन के नाम से जानते हैं वाले केस के मामले में। इसमें उच्चतम न्यायालय ने बालाजी के मामले को उलट दिया और यह भी निर्धारित किया कि आरक्षण के प्रयोजन से पिछड़े वर्ग और अधिक पिछड़े वर्ग में वर्गीकृत किया जा सकता है। पिछड़े वर्ग में अधिक संपन्न क्रीमी लेयर के लिए यह आवश्यक है, किंतु बालाजी के मामले में प्रतिलक्षित आरक्षण की अधिकतम सीमा अर्थात 50% के नियम को वैध माना, और यह अभी निर्धारित किया कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि उक्त नियम के अपवाद की बात है तो बालाजी के निर्णय को उलट दिया गया, और यह भी निर्धारित किया कि कुछ विशेष परिस्थितियों में 50% से अधिक हो सकती है, विशेष रूप से दूर राज्यों में जैसे मणिपुर, नागालैंड आदि विशेष परिस्थिति हो तो, किंतु ऐसा करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये बातें मंडल वाले केस में ये आई। आगे आर्टिकल 16 में इसको विस्तार से हम बताएंगे, इसमें इतना ही। इसके बाद में जनार्दन सुब्बाराव बनाम मैसूर राज्य 1963 का ही केस था। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि बालाजी में दिए गए निर्णय केवल सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्गों के लिए ही आरक्षणों को पे लागू होता है, किंतु अतः मैसूर राज्य आज्ञा द्वारा अनुसूचित जाति और आदिवासियों के लिए किया गया आरक्षण उससे प्रभावित नहीं है। तो इन्होंने अपना अलग रास्ता निकाल लिया। आंध्र प्रदेश बनाम UL, ये जितने भी मामले आ रहे हैं ये सब दक्षिण भारत से आ रहे थे। क्यों? वहां उन्होंने जातिगत जहर इस प्रकार से फैलाना शुरू कर दिया कि समाज में, क्योंकि उनकी जो पार्टी बनी हुई थी वो जात के नाम पे ही बनी हुई थी। पार्टी अगड़े पिछड़ों के नाम की पार्टी बनी हुई थी। उन्होंने उनका जो वोट बैंक था अपने उन्हीं आधार को बनाते हुए वहाँ हवा बनाए हुए रहते थे,
और तरह तरह के वो हथकंडे अपनाते थे। वो तरह तरह के कानून बना के, तरह तरह के वो जो है उनके पक्ष में जो है वो हवा बनाते थे, और समाज में बिल्कुल अलगाववाद के बीज उन्होंने बोने शुरू कर रखे थे। और ये केंद्र सरकार तक जब बात पहुंचती थी तो केंद्र सरकार पे वो दबाव बनाते, और केंद्र भी सरकार, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर कांग्रेस ही विपक्ष की पार्टी थी, और उनको दबाव बना हुआ था। वे अपने नेताओं से कहते कि साहब हमारे तो यहाँ पे पैर उखड़ रहे हैं, आप भी केंद्र सरकार से कह के जो है ऐसे ऐसे कानून बनवाओ तो हमारी पार पड़ेगी, वरना हमारे यहाँ तो वोट खिसकता जा रहा है। तो मजबूरी में संविधान में संशोधन उन्होंने करना पड़ा वोट बैंक के कारण। आंध्र प्रदेश सरकार ने इस मामले में, आंध्र प्रदेश बनाम UMB बालाराम के मामले में, आंध्र प्रदेश सरकार ने एक आदेश द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रवेश के लिए नियम बनाए। इन नियमों में के अधीन मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा का प्रावधान किया गया, जिसमें बैठने के लिए कुछ अनिवार्य यह था कि एक तो प्री यूनिवर्सिटी के पास करे हुए और एक हायर सेकेंडरी। हायर सेकेंडरी का मतलब है 12वीं पास। प्रतियोगिता में उच्चतम अंक पाने वाले व्यक्तियों के लिए योग्यता अनुसार दिया गया था 40% स्थान हायर सेकेंडरी पास के लिए, और सरकार ने दूसरे यह आदेश दिया कि 25% स्थान जो पिछड़े वर्गों के लिए अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण किए गए। पिछड़े वर्ग की सूची बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट के आधारित पर थी। प्रत्याशियों ने जो है, जो प्री यूनिवर्सिटी पास था अभ्यर्थियों के बीच उनकी योग्यताओं को प्री यूनिवर्सिटी कोर्स और हायर सेकेंडरी कोर्स के आधार पर किए गए वर्गीकरण पर हायर सेकेंडरी वाले के लिए 40% स्थान आरक्षित थे। पिछड़े वर्गों के लिए 25% स्थान आरक्षित करने पर आपत्ति की गई। उनका कहना था कि उक्त नियम से अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण करते हैं। उन्होंने दलील दी कि उन्होंने प्रतियोगिता परीक्षा में हायर सेकेंडरी कोर्स पास अभ्यर्थियों से कहीं अधिक अंक प्राप्त किए हैं, फिर भी उसे प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। यह भी निर्धारित किया कि जब प्रवेश के आधार प्रतियोगिता परीक्षा ही बनाई गई थी तो विहित शैक्षिक योग्यताओं के बीच में अंतर करना और उन्हें भी किसी वर्ग में आने वाले के स्थान पर आरक्षण करने की दृष्टि से न्यायोचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसे आरक्षण का परिणाम यह होगा कि एक वर्ग प्री यूनिवर्सिटी कोर्स पास विद्यार्थी को उस दशा में भी प्रवेश प्राप्त हो सकेगा जो द्वितीय वर्ग हायर सेकेंडरी पास के अभ्यर्थियों से कहीं अधिक हों। अतः प्री यूनिवर्सिटी कोर्स और हायर सेकेंडरी कोर्स के आधार पर अभ्यर्थियों का वर्गीकरण मनमाना वर्गीकरण था, क्योंकि उन अभ्यर्थियों के बीच में जो मतभेद और भेद और नियम उद्देश्य से योग्यतम व्यक्तियों के चयन में कोई युक्तियुक्त संबंध नहीं था। अतः यह अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण करते हैं और यह असंवैधानिक है। जबकि पिछड़े वर्गों के लिए 25% आरक्षण, न्यायालय ने कहा कि उक्त आदेश अनुच्छेद 15(4) का संरक्षण प्राप्त है और पिछड़े वर्गों को ऐसी सूची तैयार करने के लिए सरकार को शक्ति प्राप्त है, और उसमें भी यह आधार निश्चित है, क्योंकि जाति को आधार बनाने के लिए व्यक्तियों के लिए आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, निवास, उपजीविका के आधार पर बनाना अधिक श्रेयस्कर है। मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि सरकार ने उक्त सूची किन किन बातों को ध्यान में रखकर बनाई गई, संबंधित व्यक्तियों के वर्गों की रूढ़ियाँ, समाज के अन्य वर्गों के संबंध और किस प्रकार से उनकी समस्याओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई। सूची निश्चय करने के लिए युक्तियुक्त मानी जाएगी, एक युक्तियुक्त सूची मानी जाएगी। प्रस्तुत मामले में सरकारी आदेश निकाला गया वह बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित है, जिसने राज्य के सभी जिलों का दौरा किया और विभिन्न जातियों के उनके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। उनके निवास स्थान पर जाकर उन्होंने जानकारी हासिल की। निवास की समस्याओं को भी ध्यान दिया गया, उनके रहन सहन के स्तर का विश्लेषण किया गया, समाज में उनके बारे में अन्वेषण किया गया, शैक्षणिक संस्थानों में उनकी संख्याओं तथा तत्संबंधी आंकड़ों को प्राप्त करने के उनके अधिक शैक्षणिक स्तर के बारे में जानकारी प्राप्त की है और उनकी रूढ़ियाँ आदि भी ध्यान में लिया गया है। इन सब से प्रकट होता है कि आयोग की रिपोर्ट विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है, जिसे युक्त और विश्वसनीय माना जाना चाहिए। प्रस्तुत मामले में सरकार द्वारा तैयार की गई सूची आयोग की कुशल रिपोर्ट पर आधारित है, अतः विधि मान्य है और उसे अनुच्छेद 15(4) का संरक्षण प्राप्त है।
जहाँ तक आरक्षण की सीमा का प्रश्न है तो यह सुस्थिर सिद्धांत है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रस्तुत मामले में आरक्षण 43% है, अतः युक्ति और न्यायोचित है। उच्चतम न्यायालय के आकलन किया गया कि यद्यपि किसी वर्ग या समुदाय में केवल जाति के आधार पर पिछड़ा वर्ग नहीं माना जा सकता, तथापि यदि संपूर्ण जाति ही सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई पाई जाती है तो ऐसी जाति के नाम पर भी पिछड़ी वर्ग की सूची में सम्मिलित किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए अनुच्छेद 15(4) अतिक्रमण नहीं होगा, क्योंकि स्वयं जाति भी नागरिक का एक वर्ग है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि यदि एक जाति को एक बार पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलित कर दिया गया तो वह सर्वदा ही सूची में बनी रहेगी। न्यायालय ने सरकार को सलाह दी कि इस बात को समय समय विचार करते रहना चाहिए। यदि सरकार समझती है कि कोई जाति जिसने वर्ग में सम्मिलित किया गया था उसने उन्नति कर ली है, उसका स्तर ऐसा पहुंच गया कि उसके आरक्षण का आधार नहीं बना, तो उसे संवैधानिक संरक्षण की आवश्यकता नहीं है, तो सरकार पिछड़े वर्ग की सूची का समुचित पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए और उस जाति को उस सूची से निकाल देना चाहिए, जिससे सरकार के लिए निर्णय एक वाद योग्य विषय होगा। अब देख रहे हैं न्यायालय बार बार इन बातों को कह रही है कि भाई ये एक जाति अगर किसी सूची में आ गई तो वो सर्वदा उसी सूची में नहीं रहेगी। सरकार ने वो देखना चाहिए कि उस जाति ने क्या उत्थान किया है और वहाँ के सामाजिक रहन सहन और सरकार में और शैक्षणिक उनमें जो है उनका कितना प्रतिनिधित्व है, उनके बच्चों का स्तर कैसा हुआ है, उनका सामाजिक स्तर में क्या प्रगति हुई है, शैक्षणिक स्तर में क्या प्रगति हुई है, आर्थिक स्थिति में क्या प्रगति हुई है, उसी हिसाब से आरक्षण का आकलन करना चाहिए। लेकिन आज तक ऐसा हो नहीं पाया कि सरकार किसी की को सूची से निकाल के बाहर फेंक दे। वोट का चक्कर बहुत बुरा है और ये नाश कर रहा है देश का। और भाई जब तक चेतना नहीं आएगी, इन नेताओं को के सामने ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बनेगा। ये उन जातियों के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक जाति तो अब पिछड़ी नहीं रही, वो पिछड़े की हक मार रही है, और जो वास्तव में पिछड़े हैं वो आज तक पिछड़े की रह जा रहे हैं। ऐसा कब तक चलेगा? तो ऐसा ही केस जो है उत्तर प्रदेश राज्य प्रदीप बनाम प्रदीप टंडन के मामले में आया। इसमें भी ऐसा ही था, मेडिकल और इंजीनियरिंग के मामले थे, और यहाँ पे एक विशेष वर्ग बनाया ग्रामीण क्षेत्र वालों को और पहाड़ी क्षेत्रों को मेडिकल में आरक्षण की सुविधा दी गई, और सामाजिक वर्ग के पिछड़े रूप में उनको सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े के लिए आरक्षण का आवश्यक है, इसलिए जो है उनमें दाखिले के लिए अलग से आरक्षण किया गया। और ये भी मामला चैलेंज किया गया। तो उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि चूंकि ग्रामीण स्तर पे जो दिया गया जो आरक्षण है ये न्यायोचित नहीं है, क्योंकि देश की ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो गाँवों में रहती है, और इस प्रकार से 80% जो जनसंख्या है वो गाँव में रहती है। और ये कैसे मान लिया जाए कि 80 के 80% पिछड़ी हुई है, शैक्षणिक सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई, तो ये न्यायोचित ही नहीं होगा। हाँ, उन्होंने ये माना कि जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं और जो उत्तराखंड का लिए जो पहाड़ी और ग्रामीण अंचल के लिए जो उन्होंने ये रिजर्वेशन किया है ये जायज़ है, क्योंकि वहाँ का जो स्तर है वो वाकई में पिछड़ा हुआ है, और वहाँ इतनी सुविधा नहीं है, शिक्षा की इतनी सुविधा नहीं है, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उनको कोई जो लाभ लेने के लिए जो स्तर है वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। स्कूलों का स्तर भी वहाँ ठीक नहीं है, और वहाँ तक कोई भी सुविधा पहुँचने में बड़ा टाइम लगता है, और उसको मैनेज करना, और वहाँ के हिसाब से वहाँ के ज़मीन भी खाली रहती है, अक्सर उसमें कोई खेती बाड़ी नहीं हो पाती, आपत्ति आती रहती है, भूस्खलन होते रहते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं। तो इसलिए वे उनके वहाँ के क्षेत्र को जो आरक्षण है वो जायज़ है। और इस मामले में उन्होंने यही कहा कि जो आरक्षण का जो स्तर है वो ग्रामीण आधार पर नहीं दिया जा सकता। ये वर्ग जो बनाना मनमाना है, और ये संविधान के लिए भी न्यायोचित नहीं होगा। हाँ, पहाड़ी और किसी विशेष भौगोलिक स्थान को आप जो पिछड़ा वर्ग में मान सकते हैं, वो भी तब
जब वो वास्तव में वहाँ से समुदाय जो है सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हों। तो इस प्रकार से ये ऐसा मामला आया। अब एक केस है कुमारी के एस जयश्री बनाम केरल राज्य। इस मामले में पिटीशनर केरल राज्य का एक इजावा समुदाय की थी और यह जो है आरक्षण की कोटि में आती थी। यद्यपि उनके इस आधार पर स्थानीय मेडिकल कॉलेज में पाने नहीं दिया गया, क्योंकि उनके कुटुंब की जो विहित आय थी वो 10,000 रुपये से अधिक थी। क्योंकि उस समय पे जो है जो पिछड़े वर्ग के लिए जो आय की स्थिति बना रखी वो 10,000 तक की थी। और उस समय 10,000 जो है ये 1977 का मामला, 10,000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती थी। आज तो 10,000 रुपये कोई छोटी मोटी बात है, हर घर में पैसे पा जाएंगे 10,000 रुपये। उस समय जो है 10,000 बहुत बड़ी बात होती थी। तो इन्होंने जो इनका जो आय प्रमाण पत्र बना उसमें जो वो थी राशि थी वो 10,000 रुपये, बाद में जिनका एडमिशन तो हो गया, बाद में इनका इस आधार पे खारिज कर दिया गया क्योंकि इनकी जो आय थी वो 10,000 रुपये से ज़्यादा थी। तो माननीय न्यायालय ने ये निर्धारित किया, क्योंकि एक कसौटी बनाई हुई है और उस पर कसने के लिए ये आय का स्तर भी देखना पिछड़ों के लिए वर्ग में आता है। और क्योंकि इनके पिटीशनर के कुटुंब की आय जो 10,000 रुपये से अधिक थी, अतः इनका नाम मेडिकल में प्रवेश पाने के लिए अपवर्जित कर दिया गया। तो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग का निर्धारण कोई आसान बात नहीं है, इसका अवधारण राज्य का काम है। और न्यायालय अधिकारिता इस बात पर विनिश्चय करने से संबंधित है कि क्या लागू की गई कसौटी विधि मान्य है। यदि यह आदेश दिखाई देता है जो कसौटी जो लागू होगी वो उचित है या विधि मान्य है, उन कसौटियों का आधार जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण 15(4) की अपेक्षा के अनुकूल होगा। तो उन्होंने कहा भाई जो ये कसौटी उन्होंने राज्य सरकार ने तय कर रखी है वो बिल्कुल ठीक है और ये 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो इनका आरक्षण नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश राज्य बनाम निवेदिता जैन 1981 का केस है और इसमें अनुच्छेद 15(4) पर एक महत्वपूर्ण विनिश्चय है और न्यायालय ने राज्य सरकार के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कार्यपालिक आदेश की विधिमान्यता को विधिमान्य घोषित किया। अब मामला क्या था कि एमबीबीएस में प्रवेश पाने के लिए जो कोर्स थे उनमें कुल स्थान थे 720, जिसमें से 15% स्थान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थे। विनियम 20 के अधीन प्रवेश के लिए जो न्यूनतम जो अर्ह अंक थे वो 50% थे का 33% प्रत्येक विषय में, यानी कुल तो 50% और सब में 33% होने चाहिए भी थे, किंतु अनुसूचित जाति के लिए ये जो है 40% थे और प्रत्येक में 30% होने चाहिए थे। विनियम के अधीन राज्य सरकार को अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए न्यूनतम अर्ह के अंक में छूट की शक्ति प्राप्त थी। प्रवेश परीक्षा में कुल 9400 छात्र बैठे और जिसमें से 623 जो हैं अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र थे। प्रवेश परीक्षा के आधार पर अनुसूचित जाति के कुल 108 में से 18 और अनुसूचित जाति के 108 में से केवल 2 छात्र ही न्यूनतम जो अंक थे लाने में उत्तीर्ण कर पाए। अब उनकी जो सीट थी वो रिक्त रह गई। इसके पश्चात इन वर्गों के लिए आरक्षण में 5% की फिर छूट दे दी। इस छूट के बावजूद भी केवल 25 अनुसूचित जाति के और 3 स्थान अनुसूचित जनजाति के भरे जा सके। बाकी छूट के बावजूद भी इन वर्गों के लिए आरक्षण में काफ़ी पद रिक्त रह गए। तत्पश्चात सरकार ने प्रश्न पद कार्यपालिका के आदेश जारी किया कि 2 वर्गों के लिए कोई न्यूनतम अंक नहीं रखे जाएंगे और इसकी संविधान जो शर्त थी
वो जो शर्त थी वो जो है खत्म कर दी गई। उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति 5 के लिए अतिक्रमण करने के आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, और किंतु अपील में उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय को उलट दिया और कार्यपालिका आदेश के न्यूनतम अर्हता जो अंक प्राप्त करने की जो छूट थी वो आदेश को संवैधानिक घोषित कर दिया। न्यायालय ने कहा कि मेडिकल परिषद का विनियम 2 जो न्यूनतम अर्हता जो अंक की जो शर्त है वो आदेशात्मक नहीं है, केवल निर्देशात्मक है, अतः कार्यपालिका आदेश का अतिक्रमण नहीं करता और इस अर्हता को बदला जा सकता है। अतः 15(4) के अधीन राज्य का संवैधानिक दायित्व है कि वह इन वर्गों की उन्नति के लिए हर प्रकार से प्रयास करे। वह मेडिकल कॉलेजों और अन्य टेक्निकल शिक्षण संस्थाओं के लिए भी स्थान में आरक्षण कर सकती है। राज्य सरकार को आरक्षण को प्रभावी करने के लिए जो शर्तें लगा रखी हैं वो विशेष परिस्थिति के यदि आरक्षण को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो तो सरकार प्रवेश संबंधी जो योग्यता है, निर्धारित योग्यता है, उस शर्तों को न्यायोचित परिवर्तन कर सकती है। और विनियम 20 जो है न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन अंक हैं, क्वालिफाई अंक हैं, वो आवश्यकता अनुसार छूट प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है और इस आधार पर इन वर्गों को अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हता की शक्ति देना अयुक्त नहीं है और 15(4) का उल्लंघन नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने बिहार उच्च न्यायालय के अलमेंदु कुमार और बिहार राज्य 1977 के निर्णय को उलट दिया, जिसमें यह निर्णय दिया गया था कि अर्हता अंक को एक कार्यपालिका आदेश से कब करना है संवैधानिक और 15(4) का अतिक्रमण करता। आप देख रहे हैं न्यायालय कैसे कैसे खेल खेलती है और देश का कैसे बेड़ा गर्क करती है। आप देख लें अब क्या सेटिंग थी, क्या उनका प्रक्रिया रही, इस बारे में हम नहीं जा रहे। अब मेडिकल कॉलेज में प्रवेश परीक्षा के लिए जो भी आप न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक आपने निर्धारित कर रखे हैं वो भी बच्चे पास नहीं कर रहे तो वो मेडिकल में प्रवेश पा रहे हैं। तो बताओ जब उनमें योग्यता नहीं है और वो मेडिकल की पढ़ाई पढ़ेंगे तो आगे क्या करेंगे, इस बारे में ध्यान नहीं देते क्योंकि उन्होंने इलाज ही नहीं करवाना इन नेताओं ने उन लोगों से। तो मैं किसी की ये भर्त्सना नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पे योग्यता को प्राथमिकता देनी चाहिए, जब प्रवेश परीक्षा में योग्यता निर्धारित कर रखी है, अरे भले ही सीटें खाली रह जाएं, इनसे क्या फर्क पड़ रहा है भाई। उन बच्चों को जब उनको पढ़ने की ललक तो लगेगी, जब उनको एडमिशन नहीं मिलेगा, जब आप उनके पंगु कर रहे हो, उनके हाथ में आप जो है आप क्या देना चाह रहे हैं, वो पढ़े ही नहीं, तो वही गलत था, ये निर्णय गलत था और इस निर्णय की आलोचना न्यायोचित रूप से करनी चाहिए थी और इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जो है केस जो हैं वो बहुत ही अलग प्रकृति के हैं। एक और केस है प्रधानाचार्य गंटूर मेडिकल कॉलेज बनाम मोहन राव, ये भी अजीब केस है और इसमें भी न्यायपालिका ने जो रीति अपनाई वो ठीक नहीं थी। जो आगे जो है मैं बता रहा हूँ कि न्यायपालिका में कुछ सिस्टम इस प्रकार से काम कर रहा था उस समय पे और आज भी है, जो अपने इच्छा के अनुसार अपनी सनक को, अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि ऐसे बोलना वो न्यायपालिका का अपमान माना जाता है क्योंकि संवैधानिक रूप से सभी बंधे हुए हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं, ये इस बारे में तो वे ही जाने, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। ये जो केस है उच्चतम न्यायालय में गया और मामला क्या था कि कुछ अनुसूचित जाति के जो लोग थे वो ईसाई बन गए और जो ईसाई थे वो पिछड़ों में आते थे वहाँ पे और उनका बच्चा पैदा होगा। जब ईसाई बनने के बाद में उनकी बच्चा पैदा हुआ और वो लड़का जब वो मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए उन्होंने जो है आंध्र प्रदेश का केस है, मैं बता रहा हूँ दक्षिण भारत से ये सारे बीमारियाँ घुसड़ती हैं और वहाँ की जो वे न्यायपालिका के यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, आज भी आप सर्वे करके देखेंगे तो केरल साइड से बने हुए सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या ज़्यादा पाएगी।
और वहाँ से कम्युनिस्ट विचारधारा के जो सरकार के प्रेरित हैं, क्योंकि हाई कोर्टों में जज बनने का जो खेल है वो सरकार की इच्छा पे होता है और सरकार की इच्छा से ही आगे ये मामले चलते रहते हैं। तो उसने प्रवेश परीक्षा में जब एडमिशन के लिए होगा तो वो पिछलों में आया तो उसका एडमिशन नहीं हुआ। जितने अंक निर्धारित थे उसकी मेरिट में उसका नंबर नहीं आया। तत्पश्चात क्या हुआ कि उनके जो माँ बाप थे वो ईसाई से हिंदू में कन्वर्ट हो गए और पुनर् अपनी जाति में प्रवेश के लिए उन्होंने अप्लाई करा कि भाई हम तो अब अनुसूचित जाति के हो गए। और एक नियम है कि जब कोई धर्म परिवर्तन कर लेता है, ईसाई जो हिंदू से और दूसरे धर्म में चला जाता है अनुसूचित जाति का, तो वापस जब आता है तो ये तब तक वो अनुसूचित जाति में नहीं माने जा सकते जब तक उनकी जाति वाले उसको उसमें शामिल करने के लिए अपनी हाँ ना भर दे, सामाजिक रूप से उनको जो समाज जाति वाले उन्हें स्वीकार ना कर लें। तो ये बहुत जरूरी है, ये नोटिफिकेशन होता है जब तक वे उनके समाज जहाँ पे वो रहते हैं वो कह दें कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, ये अगर जो है वापस आ गया है तभी उसको हक मिलता है। तो इस मामले में क्या था कि उन्होंने तो अपनी जो है रजाबंदी का उन्होंने जो है कोई किसी ने आपत्ति नहीं करी, जो नोटिफिकेशन जारी होता है, लेकिन वहाँ के प्रिंसिपल ने उसको एडमिशन देने से मना कर दिया। क्यों कर दिया? उन्होंने कहा कि भाई तुम तो जाति में शामिल हो गए, लेकिन ये जो लड़का है ये कैसे मान लिया जाए, क्योंकि ये तो जब जन्मजात हिंदू नहीं है तो जन्म से ईसाई है, क्योंकि जब आप ईसाई थे तब ये पैदा हुआ, तो ये किस जाति में जाएगा? आप किसको जबरदस्ती कैसे जाति में शामिल कर देंगे? अब मामला फंस गया। हाई कोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रिंसिपल साहब। उसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो उन्होंने जो है बताओ इस प्रकार का फैसला दिया कि आगे तक जो है पंगु बना दिया देश को। उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि जब किसी जाति का सदस्य जिस जाति के व्यक्ति के माता पिता ईसाई धर्म में से परिवर्तित हुए थे, उस व्यक्ति को पुनः उस जाति के सदस्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, तो यह पुनः उस जाति के सदस्य बन जाता है जो उस जाति के होने के नाते हैं। जो अनुसूचित हैं वह मेडिकल कॉलेज के पदों के लिए आरक्षण के लिए दावा कर सकता है। इस बात का निश्चय करना कि जाति के सदस्य का काम है, वे उस जाति के अंतर्गत उसे स्वीकार करते हैं अथवा नहीं। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश पाने के लिए जारी किए गए नियम यह उपबंधित है कि अनुसूचित जाति का सदस्य होने के लिए जन्म से हिंदू या सिख होना चाहिए, अवैध है। बताओ, सरकार ने जो गाइडलाइन दे रखी है उसको ही अवैध बता दिया कि भाई जो जन्म से ही सिख है या हिंदू है वो ही अनुसूचित जाति के सदस्य होने का हकदार है जो जन्म से है, क्योंकि आदेश खंड 3 के अनुसार किसी व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य होने के लिए जन्म से हिंदू और सिख होना आवश्यक नहीं है, बल्कि सुसंगत रूप से हिंदू या सिख धर्म का पालन मानने वाला होना चाहिए। अब ये कैसे निर्धारित होगा भाई? और न्यायाधीश महोदय से ये पूछे ये कैसे निर्धारित होएगा? ऐसे तो कोई भी मुंह उठाएगा कहेगा भाई मुझे तो ये हिंदू ईसाई धर्म पसंद नहीं है और मैं तो हिंदू बनना चाह रहा हूँ। अब हिंदू बनना चाह रहे तो भाई कौन से वर्ग में आओगे? कौन से वर्ग में आओगे? आप कैसे कह दोगे कि भाई हम तो ये जो है जो जन्म से पैदा ही नहीं हुआ और आप उसकी जाति का निर्धारण कैसे करेंगे? माँ बाप ने तो उस समय ईसाई बन गए थे और जन्म से वो पैदा ही नहीं हुआ, उसमें जन्म से तो वो ईसाई था या कोई मुसलमान बन गया, तो कैसे उस जाति में आप कैसे पहुंचोगे? तो ये जो है बड़ा खेल जो है निराला माननीय न्यायालय ने निर्धारण करा कि भाई जो है उसको फिर अवैध घोषित कर दिया कि भाई ये जो नियम है यही अवैध है, बल्कि सुसंगत समय पर हिंदू सिख धर्म का मानने वाला ही होना चाहिए। अब एक और केस आया कि उच्च जाति की महिला अगर अनुसूचित जाति पुरुष से विवाह कर ले तो आरक्षण का अधिकार नहीं रखती। इसमें जो है एक डॉक्टर नीलिमा बनाम डीन पोस्ट ग्रेजुएट
स्टडीज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश का मामला है। मैंने बताया सारे दक्षिण भारत से ये घुसड़े हुए हैं मामले। ये एक 1993 का केस है। इस मामले में प्रश्न यह है कि एक उच्च जाति की लड़की यदि एक अनुसूचित जाति के लड़के से विवाह कर लेती है तो उसे 15(4) अनुच्छेद का आरक्षण मिलेगा या नहीं। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्णय किया कि पिटीशनर 15(4) में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को प्राप्त आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा ही केस जो है, उच्च जाति की महिला अगर पिछड़ी जाति के पुरुष से विवाह कर लेती है तो भी आरक्षण का हकदार नहीं है। ऐसा ही केस जो है वो दक्षिण भारत में फिर आया। कोचीन विश्वविद्यालय का ये केस है बाल सम्मान मामले में। इस मामले में भी ऐसे ही था कि एक ने शादी कर ली थी, वो भी ईसाई थे, लेकिन ईसाई जो के बावजूद भी वो उसमें पिछड़े में आते थे, क्योंकि उसमें भी जो है कैथोलिक वगैरह जो है लैटिन कैथोलिक पिछड़ी जाति में आते हैं और जो है सीरियन कैथोलिक अगड़ी जाति में माने जाते हैं। तो वो जो थे पिछड़ी जाति के लैटिन वाले से जो उसने शादी कर ली, और जबकि वो सीरियन कैथोलिक थी। इस प्रकार से उनने मेडिकल कॉलेज में विश्वविद्यालय के लिए नियुक्ति के लिए जो है आरक्षित सीट पे उन्होंने उसका आरक्षण भी हो गया। बाद में जो है जब जो पिटीशनर था उसने उसकी इस योग्यता को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि भाई ये तो अगड़ी जाति की थी, ये पिछड़ी जाति से शादी होने के लिए पति का टाइटल के हिसाब से आप कैसे जो है आप लाभ ले लेंगे। जब ये बात पकड़ी गई तो उनका वो जो था नियुक्ति रद्द कर दी गई। तो इस प्रकार से ये जो है मैंने आपको केसेस बताए। आगे जो है और भी बहुत से केसेस हैं। ग्रामीण आंचल के कई प्रकार के केस हैं जिसमें कहा कि भाई जो है संतुलन बिगड़ जाएगा गांव के आधार पे आप करेंगे तो इस प्रकार से जो है मैंने आपको बताया कि भाई इस प्रकार से पिछड़े जातियों को, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों को आरक्षण 15(4) से का रास्ता खुला। आगे जो आरक्षण है वो ये है कि जो उसके लिए संविधान संशोधन किया गया, जो नरेंद्र मोदी ने की सरकार में और पहले यूपीए और अटल बिहारी की सरकार के समय शिक्षा का अधिकार जो दिया गया गरीब सभी बच्चों के लिए, 6 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार दिया गया। और वो उसमें जो था सरकार ने नियम बनाया कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं वे भी बच्चे को दाखला देंगे और उनके लिए सीट रिजर्व मान रखी जाएंगी। और इस रिजर्वेशन को की उसको बाध्यता को निपटाने के लिए उसमें जो है 15(5) अनुच्छेद जोड़ा गया। और इस मामले में को जो हम कल दूसरी वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को आप देखते रहें। इसमें संविधान से आपका परिचय कराया जा रहा है और जो सच बात है उसको समझाया जा रहा है। जो गलत है, जो कुतर्की है, उसका हम भर्त्सना भी करते हैं, निंदा करते हैं और आपको बताते हैं कि ये ठीक नहीं था। इस वीडियो में इतना ही। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।